अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। अदालती कार्रवाई के हवाले से आज का दिन भी अहम रहा। 63A नजरसानी केस की आज तीसरी अहम समाअत हुई, जिसमें इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर की तरफ से बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया गया और मुशावरत के लिए सरबरा PTI से मुलाकात के लिए दरख्वास्त भी की गई। अदालत उज़्मा ने बेंच पर एतराज़ जो था उसको तो यकसर मुस्तरद कर दिया, लेकिन इमरान खान से मुशावरत की दरख्वास्त को कबूल करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अली जफर साहब की सरबरा PTI से मुलाकात करवाने के इंतजाम की हिदायत कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज़ करते हुए ये नुक्ता उठाया कि ये बेंच कानूनी नहीं है। बेंच की तश्कील तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं की गई और क्योंकि कानून के मुताबिक 3 मेंबर्स जो कमेटी है उसने बेंच तश्कील देना था, वैसा हुआ नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने क्योंकि आज को बाकायदा एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि आपकी जमात ने तो इस कानून की ही मुखालफत की थी। लोगों को यहाँ पर मर्जी के बेंच की आदत है, मगर वो ज़माने चले गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब शफाफियत आ चुकी है, अब आमरीत न ही मुल्क में है और न ही इदारों में है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बैरिस्टर अली जफर साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी जमात कल पार्लियामान में मौजूदा ऑर्डिनेंस को ख़त्म करने का बिल भी ला सकती है। चीफ जस्टिस ने इसमें रिमार्क्स देते हुए ऐड ऑन किया और मुखातिब करते हुए बैरिस्टर अली जफर साहब को उन्होंने कहा कि अगर आपकी जमात कल ऐसा एक कानून बना दे तो क्या हम ये कहने की पोजीशन में होंगे कि हमें ये कानून पसंद नहीं, इसको नहीं मानते। अब ये जो आज की समाअत थी, इसमें ये एक एक्सचेंज तो रही, लेकिन एक और एतबार से बहुत ही हैरान कुन सूरत हाल बन गई जब PTI से ताल्लुक़ रखने वाले वकील मुस्तफ़ैन काज़मी अचानक रोस्टम पर आ गए। उन्होंने जो अंदाज़ अपनाया वो इंतहाई नामुनासिब अंदाज़ था। ये हम तब कह रहे हैं जो हमने वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद थे उनसे इस हवाले से बात की और मज़ीद उनकी रिपोर्टिंग को भी देखा। इसके ऊपर उन्होंने बेंच को बाकायदा मुखातिब किया और कहा कि ये 5 रुकनी लार्जर बेंच और इसमें 2 जजेस की शमूलियत गैर आइनी है। हमारे 500 वकील बाहर मौजूद हैं, हम देखते हैं कि आप हमारे खिलाफ फैसला किस तरह देते हैं। अब इससे ज़्यादा जो उन्होंने तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए उनको हम दानिस्ता तौर पे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म में शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आला अदलिया के जज साहिबान को डायरेक्टली वो मुखातिब कर रहे थे। अब ये जो उनका रवैया है, इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से उन्हें अदालत से निकलवा दिया गया। उसके बाद जस्टिस मंदोखेल ने बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपसे जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो ये रवैया देखने के बाद ख़त्म हो गई। चीफ जस्टिस ने भी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जजेस से बदतमीजी का ये जो तरीक़ाकार है ये आम हो चुका है। कमरा अदालत से यूट्यूबर्स अब बाहर जाकर अब वो अपना शुरू हो जाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी इस मौके पर एक दिलचस्प रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अब ये जो वाक़या पेश आ गया है, इसके बाद इसी पर प्रोग्राम्स होते रहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम में इसको ज़रूर एक मौजू बनाएं और ये हम जानने की कोशिश करेंगे PTI के वकील की तरफ से पहली बार ऐसा अंदाज़ नहीं अपनाया गया। सो क्या ये PTI के मुकदमे को कमज़ोर करता है, जिस तरह आज खुद अदालत की तरफ से रिमार्क सामने आ गए कि जो थोड़ी बहुत हमदर्दी बनती है वो ये रवैये को देखकर ख़त्म हो जाती है। पहले जो 2 मौके रिसेंटली रहे वो PTI के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की तरफ से अदालत में एक तल्ख रवैया था, इसके ऊपर भी उनको वार्निंग्स मिली। लेकिन क्या ये सारी चीज़ अदालत में ये रवैया PTI के मुकदमे को कमज़ोर करता है? लीगली नहीं, लेकिन ये अंदाज़ जो उनकी तरफ से अपनाया जा रहा है। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी खामोशी तवील अरसे बाद तोड़ी, लेकिन कोई नई बात तो उन्होंने नहीं की। फिर भी कोशिश करेंगे उसके हवाले से भी बात करें। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, नदीम अफजल चंद साहब इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और अहमद अवैस एडवोकेट साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अहमद अवैस साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। हमारे लिए और बहुत से लोग जो कवर कर रहे थे आज की कार्रवाई को, उनके लिए बहुत ही हैरान कुन था। आपकी जमात के वकील तस्वुर किए जाते हैं मुस्तफ़ैन काज़मी साहब, तो इन्होंने जिस तरीके से तमाम कार्रवाई का जो 63A की नज़र सानी के हवाले से मामला था, उसका तमाम रुख अपनी तरफ आज मोड़ लिया। जो अंदाज़ उन्होंने अपनाया, ये धमकी देते हुए कि हमारे 500 वकील बाहर खड़े हुए हैं, आप हमारे खिलाफ फैसला दे कर तो देखें। आप एग्री करते हैं उनके इस अंदाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा जी, कभी भी नहीं इससे, क्योंकि मैं तो हमेशा इस बात का कायल हूँ कि जज अगर किसी वजह से इन्फ्लुएंस हो जाए तो वो जज कहलाने के काबिल नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन ही नहीं है कि आप वहाँ खड़े कर दें। और जैसे नून लीग ने भी किया था, आपको याद होगा जिस वक्त ये PDM की हुकूमत थी, तो उस वक्त इन्होंने भी बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर ले आए थे बहुत सारे सर बाहर ले आए थे। अंदर अदालत के अंदर भी कोई धमकी दी थी उन्होंने? हाँ नहीं, अदालत के अंदर नहीं दी थी धमकी मेरे ख्याल में। लेकिन बहरहाल ये मैं आपके सामने मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये तरीक़ेकार जो है ये अदालत के एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है। मैं इसको कभी भी अप्रूव नहीं करूँगा। और मेरे ख्याल में वो काज़मी साहब
शायद वकील, आई डोंट नो कि वो अपॉइंट हुए हुए थे वकील या नहीं थे, मुझे इसका मुतालिक सही पता नहीं है, लेकिन इतना बतौर वर्कर ही शायद अहमद वैसा वहां गए थे। लेकिन अली जफर साहब को इससे लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए था आपके ख्याल में? नहीं, अली जफर साहब ने तो कुछ नहीं, उनकी हमायत में तो कोई बात नहीं की है ऐसी कि उनकी इस सर हमायत में नहीं की, लेकिन उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार भी नहीं किया ना, मुजम्मत भी नहीं की उन्होंने इन अल्फाज की जो सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदलिया के जज साहिबान को एक बात सुना के गए, और मंसूब है वो पीटीआई के वकील के तौर पे भी और पीटीआई के वर्कर के तौर पे भी। वैसे अगर आप वैसे कंपैरिजन करें तो आला अदलिया के जज साहबान भी जिस अंदाज में बेंच बना के, और जो कुछ उनका अंदाज है वो भी काबिल सताश नहीं है, वो भी जो है वो भी मुनासिब नहीं है, वो रवैया भी उनका एटीट्यूड जो है। और ये कह देना कि जी हम तो आमरीत को ख़त्म, अब तो आमरीत ख़त्म हो गई है, आमरीत तो छा गई है, आमरीत ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर रही है, आमरीत ने अब पाकिस्तान के आइन को इरेलेवेंट कर दिया है, आमरीत ने रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया है। ये तो हकीकत हमारे सामने है। किस आमरीत को वो कहते हैं कि आमरीत ख़त्म हो गई यहाँ से? इसलिए ये मामला बहुत गलत अंदाज में आगे जा रहे हैं। साहब आप एक तरह से उनसे तो उनकी मजम्मत भी किसी तरह से करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही आप तो वही बात दोहरा भी रहे हैं, ये भी कहते हैं कि जज कहलाने के काबिल नहीं। चौधरी जाफर साहब यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं और आप मुस्कुरा देते हैं, मैं चौधरी साहब की तरफ जाती हूं। मैंने सुनिए, ये आप गलत में मुझे कोट कर रही, मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि ये बात उनकी कहनी गलत थी कि इतने सारे बार 500 वकील खड़े हैं और हम आपको फैसला नहीं करने देंगे, तो ये उन्होंने जज के मुतालिक गलत तासुर कायम किया, क्योंकि जज की काबिलियत ये होती है कि वो किसी दबाव से, किसी इन्फ्लुएंस से मरगूब नहीं होता, और अगर हो जाए तो वो जज कहलाने के काबिल नहीं है, ये मैंने कहा है। चले सर, अब ये मैं चौधरी जाफर साहब आप लोग भी कहते थे हम ख्याल बेंचेस तनकीद करते थे इस किस्म की, ऐसी मिसाल मेरे जहन में भी कोई नहीं आ रही जहां अदालत के अंदर इस किस्म की बात की गई हो। लेकिन इससे बड़ी और तज़हीक आला तरीन अदलिया की क्या होगी कि जब आप लोग खुलकर इजहार करते हैं कि इनके पेश किए हुए 8 जजों के फैसले से हम इनहराफ करते हैं, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये भी तो एक बहुत बड़ी तज़हीक है आला अदलिया की। जी अफसर बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी फैसले के ऊपर गुफ्तगू करना ये अलग बात है, और किसी जज को मुखातिब करके या जज का नाम लेके या जजेस को मुखातिब करके डायरेक्टली ये कहना कि अगर आप ये करेंगे तो ऐसे होगा, कभी हुआ पहले? एक फ़ैसला हो गया, मैं बतौर सोशल वर्कर, बतौर पाकिस्तानी, बतौर पॉलिटिकल वर्कर, मैं उसके ऊपर तनकीद का हक रखता हूँ। उस पर अमल ना करने की, ना सिर्फ बात करना, एक तरगीब के अंदाज में बात करना, और आपकी जमात पिछले 2 हफ्तों से यही कर रही है। 12 जुलाई के फैसलों पे हम करते हैं बात, फैसलों पे, लेकिन हमने ये कभी किसी अदालत में खड़े होकर कहा कि हम देखते हैं कैसे आप ये फैसला करते हैं? कभी हुआ? सर आप ये तो कह रहे हैं कि अमल दरामद नहीं करेंगे फैसले पे। अगर देखिए, फैसले के ऊपर अमल दरामद मुख्तलिफ फोरम है ना जी। एक फैसला करके सुप्रीम कोर्ट भेजती है और वो स्पीकर कौमी या स्पीकर सूबाई असम्बली समझते हैं कि ये इस तरह से नहीं है, मैंने इसको समझने के लिए, पूछने के लिए, ख़त लिखने के लिए मुझे बताइए ज़रा, वजाहत ये क्या है। या इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, वो भेजता है कि जी आपने ये सारा कुछ भेजा। बात पहले आज की करते हैं, जो आज किया इन वकील साहब ने, ये पहली दफ़ा हुआ। जो लीडर करता है वही फॉलोअर्स करते हैं। लीडर ने क्या किया, पार्लिमान के ऊपर जब 2014 में हमला किया तो ये क्या कहते थे, उसी पार्लिमान को दोबारा अपने लिए भी उसी में बैठे ना, वज़ीर आज़म उसी के बने, तब वो मुकद्दस और मोहतरम बन गई। वही वज़ीर आज़म हाउस अगर नवाज शरीफ साहब बैठे हैं तो क्या कहते थे, गिरबान से पकड़ के निकालेंगे, लटका देंगे। वही पीटीवी अगर वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है तो उसके ऊपर हमला करके तोड़ फोड़ उसकी की जा रही है, और जब खुद उस सीट पे बैठते हैं तो फिर इनका रवैया बिल्कुल और तरह होता है। फिर ये समझते हैं क्योंकि हाँ अब इमरान खान साहब बैठे हैं, ये एक कल्ट बन गया है, ये ना सियासी वर्कर हैं ना ये सियासी जमातें मिलकर अदालतों को सियासत ज़दा नहीं करनी सियासी बयानात देकर। कभी जो 8 जज साहिबान फैसला देते हैं उनके ऊपर आप, हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए तो खुलकर तनकीद आपकी जमात की तरफ से की। एक टाइम पे मरियम साहिबा ने भी जज साहिबान की तस्वीरें लहरा दी थी। यही रवैया उनका होता है। अवाम में बहस है कि आप लोग एक सिक्के के 2 रुख हैं। देखिए, तस्वीर लहराई थी और बताया था, क्या बताया था, आज तक अगर पाकिस्तान में कोई एक नज़ीर, एक दलील दे दें कि मातहत अदलिया के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज निगरान बनाया गया हो, कोई है दलील ऐसी? नहीं, लेकिन कोई एक दलील ऐसी दे दें कि ट्रायल कोर्ट के बजाय, ट्रायल कोर्ट के बजाय, इनकी मिसालें आप रखिए, ट्रायल कोर्ट के बजाय आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुन रहे हैं
और वहां आपको अपील का हक भी नहीं। कभी हुआ किसी शहरी के साथ ऐसा? ये हमारे साथ हुआ। अब अहमद अवैस साहब मुखालफत क्यों नहीं इस बात की कर पा रहे? इनका लीडर भी यही करता है, कोर कमांडर के हमला हुआ, हाँ जी अगर अब मुझे पकड़ा गया फिर यही होगा। बाद में क्या कहता है, मैं तो इनको पहचानता नहीं हूं। कल अगर अदालत ने उस वकील को बुला लिया तो अहमद अवैस साहब उसका मुचलका भी नहीं भरेंगे, उसका वकालतनामा नहीं भरेंगे और उनको छोड़ देंगे कि जी जाने दीजिए। मैंने कंडेम किया और ओपनली कंडेम किया इस बात को, अभी भी किया। बहुत अच्छा किया जी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने एक ऐसे एक्ट को जो एक वकील को नहीं जेब देता, एक सोशल वर्कर को नहीं देता, आपने कंडेम किया। और मैं तवक्को रखता हूं कि आपकी दूसरी क़यादत भी इस तरह के वाकयात को कंडेम करे। सर नदीम अफजल चंद साहब की तरफ जाती हूँ। चंद साहब, ये बात इस नहज के ऊपर कैसे पहुंच गई? किसी एक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या सियासी जमातों का भी एक वतीरा बन चुका है? हम रियासत के सुतून की करके तो मुखातिब करते हैं, अदलिया के बारे में, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन हम सियासतदानों का भी ये रवैया देख रहे हैं कि फैसला हक में आए तो सब अच्छा, फैसला हक में ना आए तो जज साहिबान की शख्सियात के हवाले से बात की जाती है। लेकिन जी इस पे तो कोई शक नहीं। पहले तो मैं जो वो काजमी साहब है वो सीडीए से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है और उनका जो बैकग्राउंड है वो सीडीए से पूछ लें कि वो कितने कोई अच्छे अफसर थे या किस किस्म का बैकग्राउंड था, वो सीडीए के मुलाजमीन से आप पूछ लें। तो अब तो आके पता नहीं वो कौन सा रूल ऑफ लॉ और कौन सी असूली बातों पे, और वो बहुत बड़े पीटीआई के वर्कर भी हैं। अक्सर सुप्रीम कोर्ट जाए तो वहां पर मुलाकात हो जाती है और वो आम लोगों से भी मैंने देखा है, अपनी मुखालिफ जमातों के सियासतदानों से भी, और बहस करते हुए और बदतमीजी करते हुए मैंने उनको देखा है अक्सर। तो यहाँ तक जो उनका कंडक्ट था उसको पीटीआई की पूरी जमात को उसकी मजम्मत करनी चाहिए और ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिस मुल्क में अदालतों का एहतराम नहीं होगा उस मुल्क में फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर कानून का या बाकी चीजों का, रूल ऑफ लॉ की तरफ हम कैसे जाएंगे या अदल की तरफ। हम निज़ाम अदल के ऊपर बहुत बड़ा है। बाकी रही बात पॉलिटिकल जमातों की, तो ये तो हिस्ट्री में रहा है, पहले भी रहा है, लेकिन लोगों ने सीखा भी है इससे। और कम अज कम हम तो सबसे बड़े विक्टिम है पीपल्स पार्टी जुडिशरी की, लेकिन इसके बावजूद कभी हमला नहीं किया मीडिया पे, कभी गाली गलौज अदालतों में नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अल्लाह खैर करे, अब अहमद अवैस साहब जैसे सुलझे हुए लोग उस जमात में हैं और उनको मेरे ख्याल में थोड़ा सा गाइड करना चाहिए कि अदालतों के जो केसेस हैं उनको एक तरीक़ेकार के साथ ही चलना पड़ता है। ज्यादतियां भी हो तो फिर भी तरीक़ाकार है, ना ज्यादतियां हो रही हो तो फिर भी तरीक़ाकार है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो शिद्दत पैदा की जा रही है, इस शिद्दत का नुकसान किसी एक हुक्मरान जमात को नहीं होगा। मैं समझता हूँ होगा तो सारे सिस्टम को होगा नुकसान, खुदा न खास्ता तो पॉलिटिकल क्लास सारी को होगा। और लोगों की नजर में पॉलिटिकल क्लास की इज्जत दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इस वक्त बहस जो है, हर कोई अपने अपने मैनिफेस्टो पे बात करे, जिस तरह चेयरमैन बिलावल बात कर रहे हैं, बार्स के अंदर खिताब कर रहे हैं, आप जाए आप बार्स को एंगेज सर। चंद साहब वो एक अंदाज़े गुफ्तगू के ऊपर मैं अगर आप इजाज़त दें, अंदाज़े गुफ्तगू तो हर सियासतदान का एक अपना ही होता है, लेकिन ये आप लोग आजकल आईनी अदालत के हक में दलाइल दे रहे हैं। अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट उनका आपके सामने रखती हूँ, उस पर आप मुख्तसर कमेंट करें। मैं अहमद अवैस साहब की तरफ जाऊँगी। वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला अदालत का आया था मखसूस नशिस्तों का, वो जाहिर करता है कि 25 अक्टूबर के बाद हमारे लिए कानून साजी, ये तरमीम जो है ये लाना मुश्किल हो जाएगा। सो आप लोग तो बड़ा खुलकर इस फैसले के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसके ऊपर अमल दरामद ना करने की अपनी नीयत जाहिर कर रहे हैं। सो आप नहीं समझते कि ये भी बड़ा तज़ीक आमेज़ है अदलिया के लिए? पूरी दुनिया में ऐसी मिसालें बहुत कम है जहां आला तरीन अदलिया का फैसला मौजूद हो और उसके बारे में खुलकर इजहार कर रही हो हुकूमत के इस पे अमल नहीं होगा। देखिए, फैसलों पे डिस्कशन होती रहती है, फैसलों पे तनकीदें होती रहती हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार है और हम मौज़ब अंदाज में करते हैं। हम किसी को गाली नहीं देते, कोई अदलिया पे जाके हमला नहीं करते, कोर्ट रूम के अंदर जाके कोई हल्लड़बाजी नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने ऐसा तो कभी नहीं कहा, लेकिन डिस्कशन करना ओपन फोरम के ऊपर वकला में बैठ के, सिविल सोसाइटी में बैठ के, तो वो फैसलों पे तनकीद का तो हक है, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हीं अदालतों में जा रहे हैं, उन्हीं जजेस के अंदर जा रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जहां तक बात है, वो हमारे मैनिफेस्टो का कोई आज का 2024 का तो हिस्सा नहीं है। 2018 में भी था, 2013 में भी था। 2018 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जब 18वीं तरमीम जब थी 2010-12 में, तो उसमें भी हमने जोर दिया, लेकिन उस वक्त
PMLN भी नहीं मानी उस वक्त। ठीक है, लेकिन इसमें ये ऐसे कि चंद साहब इसके टाइमिंग के ऊपर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। मैं लेकिन आपसे जरूर आईनी अदालत के ऊपर आगे बात करूंगी। अहमद अवैस साहब, ये बेंच के ऊपर तो आप लोगों का एतराज़ है, बुनियादी एतराज़ तो यही है, लेकिन आप लोगों के 63A की जो तशरीह की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके हक में क्या दलाइल हैं, ये सब मुंतज़िर हैं जानने के लिए। देखिए, उसके हक में दलाइल बहुत मजबूत दलाइल हैं और अच्छे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ऑथर जज थे वो इस बेंच में नहीं बैठे हुए, और ये बेंच जो है, ये रिव्यू पिटिशन जो है उसके बगैर नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये आपकी देखें, ये जो रिव्यू पिटिशन के ऊपर आप बात करें तो सबसे एक जो मजबूत जो दलील है अगेंस्ट आती है जो इस रिव्यू पिटिशन के, वो ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी पार्लियामेंटेरियन ने इस जजमेंट को एतराज़ नहीं किया और कोई पिटिशन दायर नहीं की रिव्यू की। ये तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की टाइम बार्ड पिटिशन है, और नॉर्मल कंडीशन में टाइम बार, एक दिन की टाइम बार्ड पिटिशन हो तो ये मंदू खेल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाथ नहीं लगाते कि जी नहीं ये टाइम बार्ड है, रिव्यू पिटिशन फारिग। यहाँ पे ये टाइम बार्ड पिटिशन और नॉट बाय एन एग्रीड पर्सन। एग्रीड पर्सन तो या पॉलिटिकल पार्टी होती या पार्लियामेंटेरियन कोई होता। उन्होंने हिमायत कर दी कल सर। है जी, हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने हिमायत कर दी। वो हिमायत तो करने और बात है ना, देखिए ना, लेकिन पार्टी नहीं। हाँ, वो पार्टी, वो इतने दिन जब का फैसला आया हुआ है, आप देखिए आज 2.5 साल हो गए फैसले आए, 2 साल से ऊपर हो गए, उसकी रिव्यू पिटिशन दायर नहीं की इन्होंने किसी ने। किस बात का कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। भाई अगर तुम्हें इतराज था तो आते आप, किसी ने ये जरूरत नहीं की और कोई नहीं आया कोर्ट के अंदर। ये गलत तरीक़ेकार है और अदालत को गलत काम के लिए इस्तेमाल करके, और ये एक सबसे घिनौनी जो खेल खेला जा रहा है। मैं खुल के आपसे बात करूंगा, पाकिस्तान का आइन जो है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर इसकी बुनियाद है और ट्राइकोटमी ऑफ पार के ऊपर है। आज ये सवाल अदालत में भी हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आप लोग मुखालिफ थे, रातों रात अब आप लोगों का इतना कि कैसे चेंज ऑफ हार्ट हो गया कि अब आप उसी के दलाइल देते हुए इस बेंच के ऊपर एतराज उठा रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हम तो इनका कह रहे हैं। मुखालफत की गई और अब मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर सबसे ज्यादा तो आवाज उठाई थी काजी फायजीसा साहब ने, और उन्होंने कहा था कि मैं तो खुद अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर रहा हूँ, और ये इस रैशनल के ऊपर ये एक्ट बन के जो लाया गया था कि 3 एक कमेटी होगी इंस्टेड ऑफ 1 चीफ जस्टिस के, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है, और सीनियर मोस्ट 3 जजेस की कमेटी होगी, वो फैसला करेगी। अब वो फैसला कर रही है, अब उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस आ गया, क्योंकि ये काजी फायजीसा साहब को सूट नहीं कर रही थी सूरत हाल। अब जो हकायक सामने उनको तो देखें आप, इसलिए नहीं सूट कर रही थी कि जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस जो है जो सीनियर जज हैं हमारे, ये दोनों जज साहबान जो हैं, इस बड़े फैसले के बाद जो कि इसका रिजर्व सीट का फैसला आया था, उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये दूसरी साइड के ऊपर थे। 2 जजेस ने मुखालफत की टू दैट एक्सटेंट कि पीटीआई इज अ पॉलिटिकल पार्टी, और नंबर 2 कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो गलत था। 11 जजेस ये कह रहे हैं आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आप देखिए हालात किस तरफ जा रहे हैं, जब लोगों में से फेथ उठ जाएगा। इनमें से ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, आगे गुफ्तगू चौधरी साहब, ये 1 मैन शो आप लोगों ने दोबारा क्यों बहाल कर दिया? 2 जज साहिबान ने भी यही एतराज किया है, तो पहले तो ये पूरा एक मौकिफ बनाया, अब आप कैसे इसको वापस लेंगे और कहेंगे कि एक जज साहब ही करें ये फैसला बेंचेस का? जी, और वो पहले जो आप लोग टॉक शोज में आकर बताते रहे सबको, आवाम को एजुकेट करते रहे, आज भी एजुकेट करते रहे कि एक शख्स का इख्तियार नहीं होना चाहिए, अब आप कैसे कन्विंस्ड हैं कि आज भी एजुकेट करेंगे? देखिए, वक्त बदल गया और तो कुछ नहीं बदला। वक्त बदलता है, आज वाला दिन कल नहीं होगा, कल वाला परसों नहीं होगा, और वही वक्त आज अहमद अवैस साहब जैसे काबिल तरीन और जमहूरियत पसंद वकील के पास
एक लफ्ज नहीं था आपके सवाल के जवाब में कि वो दलील दे देते 63 में दोबारा पूछूंगी उनसे। नहीं है ही नहीं, उन्होंने एड्रेस ही प्रैक्टिस नथिंग, कोई नहीं है सिवाय शोर शराबे के, कोई नहीं है। एक बात आपने कही कि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जजेस ऐसे करते हो। दुनिया में मुझे बता दीजिए सर, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां पर फेडरेशन हुकूमत ये ऐलान करे कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। ठीक है ना, दुनिया के अंदर कहीं कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि कोई दरखास्त लेके आया नहीं और जजेस कह रहे हैं जी आइए हम बैठे हैं आपके लिए दरखास्त लेने के लिए। हमारे यहाँ हर चीज मुनफरिदी होती है। दुनिया में कहीं ऐसा मिलता है कि 2.5-3 साल से एक अपील कत्ल की, सजाए मौत की या किसी की पड़ी हुई है और वो सुनने का टाइम नहीं है और वहाँ जजेस बैठ के कह रहे हैं जी 2-3 MPs तो मेरी जेब में है, मैं दाएं बाएं कर दूं तो कोई मसला नहीं है। दुनिया में कहीं नजीर मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज निकले। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, कितनी मिसालें एक चीफ जस्टिस निकले वो कहे कि मैं हॉस्पिटल का दौरा करने जा रहा हूँ, मैं ये जनाब किडनी सेंटर का दौरा करने जा रहा हूँ, मैं मेट्रो ट्रेन को बंद करने जा रहा हूँ, मैं वो वहाँ हॉस्पिटल जो है पिशावर की उनकी सफाई करने देखने जा रहा हूँ, जबकि उसके अपने नीचे इतना दंड पड़ा हुआ है। और ये जिन जजेस की आप बात कर रहे हैं, कहीं आपने देखा कोई कहे कि जी गुड टू सी यू? एक मुलजिम है, इल्जाम है उसके ऊपर, रियासत उसे प्रोसिक्यूट कर रही है और चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं जी बुलेट प्रूफ गाड़ी दीजिए, रात को रेस्ट हाउस में रखिए और सुबह लेके आइए, नाश्ता क्या किया है, मेन्यू क्यों मिला है। आज ये जो अभी अहमद अवैस साहब, उनको अली जफर साहब को कहा गया है कि इनके लिए मुलाकात का एहतमाम कराइए। किसी दुनिया के अंदर बता दें कोई शख्स सियासी कैदी हो, कोई मुजरिम हो और सुप्रीम कोर्ट का जज कहे जी मैं कल जा रहा हूं साहिब को मिलने अदालत वहां देखने कि इमरान खान साहब किस कैफियत में रह रहे हैं, कोई है कहीं? बता दिए ऐसी मिसाल, कोई ऐसी मिसाल बता दीजिए जहां पे सियासी जज थे। ये क्विक कमेंट, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अहमद वैस साहब, आज ये आप नहीं समझते हौसला अफजा बात है कि जो अली जफर साहब की तरफ से जो दरख्वास्त की गई थी अदालत से, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि इनकी मुलाकात करवाई जाए खान साहब से, होगी फिर अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। और आपके वकील के हवाले से भी आप समझते हैं रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया आज अदालत ने? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट नहीं करता। मैं तो आप थोड़ा सा मैं उसको दोबारा वजाहत करूंगा। मैंने ये कहा कि जब उसने ये अदालत में ये कहा वहाँ पे कि मेरे साथ 500 वकील खड़े हुए हैं और हम आपको ये फैसला नहीं सुनाने देंगे, तो ये बेंच के ऊपर दबाव डालने के मुतरादिफ है। और मैंने ये कहा था कि जज की काबिलियत ये होती है कि वो किसी दबाव में नहीं आता, इसलिए ये गलत था उसका एटीट्यूड। जज को यूं दबाया नहीं जा सकता। अगर जब मियां नवाज शरीफ ने उसमें उसके गौहर साहब की जो किताब है, गौहर अयूब साहब की किताब में उन्होंने लिखा है इन द कॉरिडोर ऑफ पार कि जब उनके खिलाफ केस चल रहा था 97 का, तो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि गौहर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि एक रात के लिए मैं चीफ जस्टिस एजाज अली शाह को जेल में बंद कर दूं, और आज तक तरदीद नहीं की नवाज शरीफ ने इस बात की। ये तो ये हमारे अच्छी हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है अनफॉर्चुनेटली। चले जी नदीम चंद साहब। सर नदीम चंद साहब, हमारी हिस्ट्री में ये मौजूद है कि इमरान खान साहब जत्था बना के निकलें और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहें कि जी उन्हें इजाजत है इस्लामाबाद में आके जलाओ घिराव करें, आग लगा दें, और हुकूमत कहे आप शाहरा कश्मीर। सर आप लोगों की मिसालें खत्म नहीं होंगी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। नदीम चंद साहब, ये बेंच के ऊपर एतराज ना उठे तो क्या हो? जो असूल खुद तय किया था और जिसके लिए दलाइल आप सब ने दिए थे उसी हवाले से तरमीम कर दी गई, तो आज फिर इस पर सवाल ना उठे तो क्या हो? जो ऑर्डिनेंस है, मैं एक वर्कर होने की हैसियत से मैं उस ऑर्डिनेंस को डिफेंड नहीं कर सकता। मैं इसके लिहाजा उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करूंगा। जो बात अब क्योंकि हुकूमत ने वो ऑर्डिनेंस कर दिया है और मैं उसको डिफेंड मैं नहीं कर सकता। कम अज कम तरमीम को आप डिफेंड नहीं कर रहे। और ये जो चंद साहब आखिर में बातचीत हुई कि दोनों सियासी जमातों का एक ही जैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, इससे आप इत्तेफाक करते हैं क्या? दोबारा मैं समझिए जी सर, आप ऑर्डिनेंस से इत्तेफाक नहीं करते या जो तरमीम की गई उससे इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, मैं ऑर्डिनेंस को मैं डिफेंड नहीं करता। मैं तरमीम तो पार्लियामान जो तरमीम करती है उसको तो बिल्कुल पार्लियामान का हक है। पार्लियामान का और काम क्या है तरमीमों के अलावा? पार्लियामान कानून साजी पार्लियामान का काम है और किसी का अदलिया का या किसी और का काम नहीं है। रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और का काम नहीं है। 3 दिन से 15 दिन बढ़ाना या 3 दिन से और जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, ये पार्लियामान का काम है, किसी और का काम ही नहीं है।
पार्लियामान इसीलिए बनी है, अवाम के टैक्सों से इसको रिवेन्यू मिलते हैं, इसीलिए ओवरसाइट के लिए मिलते हैं, कानून साजी के लिए मिलते हैं। तो कानून साजी के अलावा और तो पार्लियामान का मेन काम ही कानून साजी है, तो इस पे तो कोई दूसरी डिबेट ही नहीं है। लेकिन जो मैं ऑर्डिनेंस की सिर्फ बात कर रहा हूँ, जो पहले प्रोसीजर के जो तरमीम थी जिसकी पीटीआई की मुखालफत के जरिए, वो तो पार्लियामान का हक बनता है, लेकिन उसके बाद ऑर्डिनेंस का जो है इसके ऊपर मैं नो कमेंट्स में इसको डिपेंड नहीं करता। चलिए, इस पे आप कमेंट नहीं करते, फिर एक ब्रेक की तरफ जाना है। वापस आके आप तीनों से मैं बात करना चाहूंगी। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले या पार्टी के जो पॉलिसी है उससे इनहराफ करने वाले मेंबर कौमी असेंबली का वोट क्यों काउंट होना चाहिए, 63A के हवाले से हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चौधरी जाफर साहब, अब ये जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, ताकि आप मैं अहमद अवैस साहब के भी कुछ दलाइल इस पे जान सकूं और हमारे लिए भी कुछ फ़ायदा हो आगे बहस बढ़ाने के लिए, इनहराफ करने वाला रुकने कौमी असेंबली उसका वोट क्यों काउंट हो आपके ख्याल में? अब से बात ये है कि जो नहीं, मैं सर अहमद अवैस साहब इजाज़त दीजिएगा, चौधरी जाफर साहब पहले इस पे बात करें। जी देखिए, जो कवानीन बने हैं, जो पार्लियामान ने बनाए, उन्हीं के ऊपर अमल दरामद होना है। उससे इख्तलाफ आपको हो सकता है, आपकी राय दूसरी हो सकती है, सियासी जमातों की राय। जब भी आइन बना था तब भी, जब तरामीम होती हैं तब भी, जो पार्लियामान की एक मखसूस अक्सरियत है 2/3 मेजॉरिटी, उससे वो होती हैं। तो अगर उन्होंने एक चीज़ कानून कायदा बनाया तो फिर उससे अनडू करने के लिए इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। आप इनिशिएट करें, मैं करूँ, असेंबली के अंदर कोई करे, और उस डिबेट के बाद ऐसी कोई लेजिस्लेशन हो जिसमें ये कर दिया जाए कि हाँ वोट नहीं काउंट होगा, फिर तो नहीं काउंट होगा। लेकिन अगर कानून कायदा ये है कि जाफर इकबाल नून लीग के टिकट से इलेक्ट हुआ है, अगर वो वोट देता है, लिखा ये हुआ है अगर वो वोट देता है, ये नहीं लिखा कि वो वोट दे नहीं सकता या वो देगा नहीं। अगर वो वोट देता है तो वो नाअहल किया जाएगा, उसका पार्टी लीडर अगर मूव करता है। लेकिन वोट देना और गिनना ये इस कानून के मुताबिक तो है कि गिना जाएगा। अब इसके अंदर कोई अदालत, किसी अदालत को वो वोट देना पसंद नहीं है, किसी दूसरे शख्स को नहीं है, वो उसकी कोई और इंटरप्रिटेशन करे, तो ये बिल्कुल वो आइन रीराइट करने के मुतरादिफ होगा। हाँ, सियासी जमातें मिल बैठें, जिस तरह अभी ये तरमीम होने लगी है या उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, अगर पीटीआई इस बात का मुजाहरा करते हुए अपनी जमहूरियत पसंदी का उसका हिस्सा बने और बन के वो अपनी भी प्रपोजल्स दे के जी आप इसमें ये लेके आइए, ये लेके आइए, और किसी का नुक्ता नज़र ये हो कि जी आइंदा के लिए लिख दें कि अगर वोट देगा भी तो गिना नहीं जाएगा, तो देन इट इज़ अलाउ। तो इसके अलावा आप लोगों के कोई जज्बात इससे मुंसलिक नहीं है? यकीनन है। देखिए हमारे जज्बात, देखिए सियासतदान या मेंबर असेंबली, आप लोगों के क्या मेरे जज्बात हैं बीबी कि क्यों आपका वोट काउंट होगा इनहराफ भी करना? अगर मैं आपके सामने बैठा हूं ना, तो बहुत मुश्किल तरीन दौर में 2017 में जब इमरान खान साहब बहुत लाडले थे और जब ये फैज हमीद एंड कंपनी सारे मुझ जैसों को घसीट रहे थे, ये मेरा भाई गवाह इस बात का कि आप छोड़ के आइए और ये पीटीआई ज्वाइन कीजिए, तो हम खड़े रहे, हमने लानत भेजी ऐसी चीज़ों के ऊपर, हम उसके खिलाफ मैदान के अंदर रहे, हम डटे रहे, और आज भी हम डटे हुए हैं। और जो लोग इस गंद का हिस्सा बनते हैं वो आपके सामने है। वो भी अहमद अवैस साहब, आपके क्या दलाइल है इस फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, आप क्या ख्यालात रखते हैं, और अदालत में किस तर्ज के ऊपर आप लोगों के दलाइल होंगे? हम आपकी गुफ्तगू से अखज़ करेंगे क्योंकि अभी तक सिर्फ बेंच पे एतराज़ की बातचीत हुई। देखिए, बात यह है कि 63A जो है ये बाई अमेंडमेंट शामिल किया गया था, और पार्लिमानी ये डिसिप्लिन का ये मैटर है, डिसिप्लिन का और कमिटमेंट टू दी पार्टी मैंडेट। क्योंकि पार्टी के बेस के ऊपर जब आपको टिकट लेते हैं और कामयाब होते हैं, तो वो वोट जो है वो आपकी कामयाबी, जो पार्टी की कामयाबी होती है। यही वजह है कि वो जब प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर जब रिज़र्व सीट दी जाती हैं, तो वो पार्टी को ही दी जाती हैं कि उनकी प्रपोर्शनेटली क्या पोजीशन थी उसके इलेक्शन के अंदर। अब इसी को आप इस डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए ये ऐड किया गया, और उसमें यह है कि देखें, मसलन मैं आपके सामने जिस केस में ये फैसला आया था, वो एक इलेक्शन था, चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन था, जिसमें हमजा शहबाज कैंडिडेट था और चौधरी परवेज़ इलाही कैंडिडेट, ये दो कैंडिडेट थे उसके अंदर जी। और उसमें एक काफ लीग की जो पार्लिमानी ग्रुप था, उसने बाकायदा तौर पर फैसला कर दिया था कि ये वोट जो है वो पीटीआई के साथ मिलाकर वो परवेज़ इलाही को वोट देंगे। यहाँ पर जो मेंबरान थे
उनको उनकी डिफाइड करने के ऊपर एक मसला चला कि ये केस ये जो अगर वो डिफाई करेंगे तो उनकी सीट जो है वो अपनी सीट लूज कर जाएंगे, लेकिन वोट उनका गिना जाएगा। आप देखिए ये दिस गोज अगेंस्ट दी कॉमन सेंस ऑल्सो कि आपने इतना बड़ा डैमेज किया कि आपने एक गलत डिसिप्लिन को तोड़ के अपना वोट फॉर सर्टेन कंसिडरेशन, पाकिस्तान में जो कंडीशंस हैं इसको इग्नोर कोई भी नहीं कर सकता कि अगर आप ये नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है जी वो डिसाइड कर दिया हमने और वोट गिना जाएगा, तो ये एक बिगिनिंग है बहुत बड़े लेवल के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग की, क्योंकि एक दफा के लिए उसका वो डिस्क्वालीफाई होगा ना, वो दोबारा लड़ने के लिए उसको ममानियत नहीं है, वो लड़ सकता है। ये रीजन है कि उसलिए कि जब आपने उसको डिसीट कर दिया तो उसका वोट जो है, उसका वो जो डैमेज करेगा अपने वोट से, आप कहते हैं उसके वोट की भी हैसियत नहीं होनी चाहिए। मैं चंद साहब की तरफ जाती हूँ। चंद साहब, ये लॉजिक है पीटीआई की और इनको जो खतरा है और खदशा है वो सबके सामने वाजे है। ये बैरिस्टर गौहर साहब पीटीआई के एक रहनुमा टीवी पे इंकशाफ कर रहे थे कि उनके एमएनएज चंद ऐसे हैं जिनसे उनका राब्ता नहीं है। एक मौके पे हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार भी कर लिया गया इनके लोगों को। सो आप नहीं समझते कि इनका ये खदशा दुरुस्त है? देखिए अब साहब, मैं समझता हूँ इसके थोड़ा सा डिबेट की जरूरत इसलिए है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जमातों के अंदर कोई आइडियल जमहूरियत नहीं है। वो जो फैसलों की नोयत है वो कोई सी प्रॉपर हर फैसले नहीं करती। पार्टी लीडरशिप्स फैसले करती हैं और उसके बाद सुना देते हैं फैसले। जिस तरह भी जेल से उन्होंने कहा जी गौर खान बुज़दिल आदमी है उसको हटा दें। अब इस तरह जब पॉलिटिकल जमातों में फैसले होंगे तो जो टिकट्स मिलते हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है, बोर्ड बनते हैं, कौन सा डेमोक्रेटिक वे होता है जिससे टिकट मिलते हैं। ये पॉलिटिकल जमातों के अंदर बहुत सारी खामियां कमजोरियां भी हैं पॉलिटिकल जमातों के अंदर। अब जो वोट पार्लियामान के अंदर पार्लियामेंटेरियन बैठा होता है, अब 18वीं तरमीम में उस वक्त हमें याद था कि एक वो शिक थी जिसके ऊपर अब चाहते थे कि डिबेट हो कि पार्टी क्यादत जिसको मर्जी सीट कर सके। भाई पार्टी क्यादत के ऊपर भी कुछ चेक होना चाहिए, कुछ कानून होना चाहिए, कुछ तरीकेकार होना चाहिए। जब आप सर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता नहीं खुल जाएगा? नहीं, मेरी बात हॉर्स ट्रेडिंग देखें, जब पार्टी चेयरमैन अपना जो मर्जी करें, पार्टी क्यादतें जिस वक्त मर्जी वो कहें जी इस वक्त मैं एस्टेब्लिशमेंट के आके में हूँ, इस वक्त मैं खिलाफ हूँ, वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। उनके ऊपर कानून लागू नहीं होता। जिसको मर्जी हटा दे, चेयरमैन बना दे, तो मर्जी जनरल सेक्रेटरी बना दे। देखिए वो सारे तरीकेकार सामने है, लेकिन वोट काउंट करना, वो काउंट होने के बाद आप सजा दे दे, आर्गूमेंट करें, आप पार्टी के अंदर शो का नोटिस दें, आप उसको सुनने का मौका दें। हो सकता है कुछ शख्सियात खिलाफ हो, कुछ कहें कि नहीं ठीक है जी नहीं। मुझे याद है मैं इमरान खान की कैबिनेट में बैठा था तो एक दफा खान साहब ने ना जी वो बिलावल साहब ने स्पीच की तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जब वो पानी की नकल लगाई थी उनके अंदाज की, तो सारी कैबिनेट में बैठे हर बंदे ने कहा खान साहब आप क्या बात है, आज आपकी हरिपुर में स्पीच बहुत अच्छी थी। तो मैं अकेला था, मैंने कहा खान साहब मेरे ख्याल में, क्योंकि सारे लोग ही आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपने ये गलत किया। मैं अकेला था। अब राय तो अपनी आप दे सकते हैं, उसके बाद ये तो नहीं कुछ बनता कि आप किसी को कोई राय अपनी देना चाहिए। हो सकता है कोई पार्लियामेंटेरियन कहे कि नहीं आज आप जो फैसला कर रहे हैं आप किसी दबाव में आके कर रहे हैं, मैं अपना वोट नहीं दूंगा। उसके बाद आप उसको डीसीट करने का प्रोसेस पार्टी का हक है, पार्टी का एक तरीकाकार है, लेकिन पार्टियों के अंदर भी ये पावर सिर्फ एक शख्स के पास नहीं होनी चाहिए। पार्टी की एक ये आजकल एक वैसे बहुत मौजू है जी। लेकिन जी, लेकिन ये बात असूली तौर पर जिस पार्टी का मैंडेट होता है, मैंडेट उसी का, वोट भी उसी का होता है, इसमें वजन है। लेकिन हमारी जमातों की जो अंदर की सूरत हाल है, अब आप सबसे बेहतर जानते हैं, ये सारे पॉलिटिकल लोग हैं, ये जानते हैं कौन सी डेमोक्रेसी है पार्टियों के अंदर, कौन से फैसलों में डेमोक्रेसी है, कौन से। लेकिन फिर सब अपनी मन मर्जी करेंगे तो फिर क्या होगा चंद साहब? हर एमएनए अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देगा और फिर वो इन्हीं सियासी जमातों के टिकट होल्डर एमएनएज होंगे और वो किस वजह से चूज होते हैं, किसका इंतखाब किया जाता है, इसका आपने बेहतर अहाता कर दिया। तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक फिर वोट देंगे या वो किस मर्जी के मुताबिक दे रहे होंगे, किस वजह से दे रहे होंगे? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये अभी जो आपने ऑर्डिनेंस के ऊपर बात की, अब मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं उसको मेरे नजरिए मेरे सोच के मुताबिक शायद वो गलत है, लेकिन क्योंकि मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट ने साइन किया है तो मैंने आपको कहा कि मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता। क्या ये मैं इतना भी मेरा राइट नहीं है एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि मैं एक गलत चीज को जिसको मैं गलत समझता हूँ मैं उसको डिफेंड ना करूं, बजाय उसके ऊपर मैं बहस करने के।
तो पॉलिटिकल जमातों में, और क्या वो ऑर्डिनेंस मेरे से पूछ के किया गया है, मुझे ऑन बोर्ड या मेरी पार्टी के अंदर डिबेट उस लेवल पे हुई है? ये होती है चीजें। यही मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जमातों में जब आप फैसला करते हैं तो आप अपने MP MNA, अब खान साहब ने कितने MP MNA से पूछा है कि डी चौक में मैंने धरना देना है? इंटरनेशनल पूरी दुनिया जंग में इस वक्त। सर वो पटियाला में बैठ के अपनी पार्टी की CEC तो नहीं बुला सकते, लेकिन बहरहाल ये बात आपकी दुरुस्त निशानदेही की कि बहुत मुतजाद बयानिया रहता है PTI। देखिए फिर तो शख्सियात के मरूने मिन्नत हो गई, अब साहब फिर पार्टियां तो ना हुई कि आपका एक लीडर जेल में है तो पीछे पार्टी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले को इसको एप्रिशिएट करते हैं कि पीपल्स PTI का वजूद है, लेकिन फैसला तो एक बंदा कर रहा है, पार्टी तो फैसले नहीं कर रही। पार्टी की कौन सी CEC को वो चेयर करते हैं, कौन सी CEC को अब उन्होंने कहा जी अब फलाने को चेयरमैन बना दो, वो चेयरमैन बन गया। गौर खान चेयरमैन बना है, तो पार्टी ने वोट दिए, वो तो फैसला किया इमरान खान ने। तो ये तो वजह है चंद साहब, तो फिर इस फ्रंट के ऊपर PTI सफर भी कर रही है। जब ये वजह है, जब पार्टी के चेयरमैन के ऊपर चेक नहीं है, तो आम जो MP या MNA है उसको वोट का हक दे, उसके बाद आप डिसीट कर दें, आप उसके ऊपर प्रोसीडिंग करें। हो सकता है कल को आप सर मैं जी सर मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है चंद साहब, लेकिन आपकी इस बात को आगे मैं जरूर बढ़ाना चाहूंगी। भारत के हवाले से आपने बात की, क्या आईनी तरमीम के हवाले से आप सबको भी पार्टी के अंदर आईनी अदालत के हवाले से पहले से मालूम था? क्योंकि हमें तो यहाँ विफाकी वुज़रा भी थोड़े अनक्लियर नजर आ रहे थे, उस मुसवदे जो एक मिस्टीरियस मुसवदा था। और दूसरी जो आपने बात की, यकीनन आपसे इत्तफाक करते हुए कि एक दिन मुझे क्यों निकाला की बात होती है और उसके बाद फिर 1 पेज हुकूमत भी बनाई जाती है, फिर ये भी अपने दौर अपोजिशन में रहते हुए लॉन्ग मार्च निकाले जाते हैं, और जब आप के पास सूबे की और विफाक में हुकूमत हो तो आप कहते हैं कि मोटरवे एहतजाज के लिए नहीं। हम बात करें मियाँ नवाज शरीफ साहब की, जिन्होंने बहुत अरसे बाद आज गुफ्तगू की, तकरीर की, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद सीनियर और बावसूख सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की आज की खबर के मुताबिक आईनी अदालत का जो मकसद हुकूमती हलकों में पाया जाता है वो अपनी इस खबर में बताते हैं, वो ये है कि किसी जज या जजों को मौजूदा निज़ाम के लिए ख़तरा बनने से रोकना हुकूमत की नज़र में मकसद है आईनी अदालत बनाने का। अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक चौई जाफर साहब को क्लोजिंग कॉमेंट्स ही चाहूँगी, यही मकासद है जो अंसार साहब बताते हैं? आप लोगों की गुफ्तगू से तो बिल्कुल यही लगता है, लेकिन साथ क्या गारंटी कि अगर आप अदलिया के जरिए इस निज़ाम को सिक्योर कर भी ले जब तक आप चाहें, लेकिन कोई और खतरा ना पैदा हो जाए आप लोगों के लिए, जो हर बार मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए पैदा होते रहते हैं और चले होते रहेंगे, उनको डील करते रहेंगे। आईनी अदालत ज़रूरत है मेरी बतौर एक आम पाकिस्तानी। जितने मेरे केस हैं जो मेरी ज़रूरत के हैं, जो आम आदमी के हैं, वो पीछे रद्दी की टोकरियों में पड़े रहते हैं, और जजेस उठा के जो पॉपुलर केस हैं, जो उनकी मंशा मर्जी के और ज़रूरत के, उनकी हाइप क्रिएट करके सोशल मीडिया, ख़बर अखबार, वो चलते रहते हैं। मैं बतौर आम पाकिस्तानी खुश हूँगा अगर आइनी मामलात के लिए एक अलग अदालत होगी, और बाकी जो अपीलें बाकी हाई कोर्ट से और दूसरी अदालतों से आती हैं उसके लिए अलग होगी, तो मेरा काम आसान होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज मुझे बुला के 2 घंटे बिठा के केस सुना नहीं और एडजर्न कर दिया गया। चंद साहब, बल्कि अहमद वैस साहब पहले आप इस पर कर दें कमेंट। बहुत बिलावल भुट्टो साहब इसके ऊपर बहुत से दलाइल दे रहे हैं, वकला को कायल कर रहे हैं और इस पे कायम है कि आईनी अदालत ही मसले का हल है। चौई जाफर साहब यही मौक़िफ़ रखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि जो मैं समझता हूँ कि एक नेशनलिस्ट पाकिस्तानी के लिहाज से कता नज़र के मेरा ताल्लुक़ किस पार्टी से है या नहीं है, कि पाकिस्तान का आइन जो है इसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये बुनियादी अंसर है, हमें वो कायम रखना है। अगर आप ये कह रहे हैं जो अभी ये रैशनल दिया गया कि क्योंकि केसेस की भरमार है और वो केसेस में फ़ैसला नहीं होता है और ये इसलिए ये अलग हो जानी चाहिए, वो अलग हो जानी चाहिए, देखिए इसका एक बड़ा अच्छा सलूशन है। अगर आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कायम रखना है, सुप्रीम कोर्ट की वो इंडिपेंडेंट हैसियत को अगर कायम रखना है, तो अच्छा तरीका ये है कि आप 5 जजेस का एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को टेकअप करें। बाकी तमाम जज साहबान जो हैं वो रूटीन के जिस तरह ये कह रहे हैं वो करें, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के डिसिप्लिन में, सुप्रीम कोर्ट के डिसिप्लिन में ये बेंच होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर आप जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं कि उसको नॉमिनेटेड लोगों का, इसका मतलब है कि आपने गवर्नमेंट के थंब के अंदर आपने
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो कोर्ट जो है वो बना दिया कि नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस को, और वो कह भी रहे हैं कि हमने ये रिटायर होंगे और इनको चीफ जस्टिस वहाँ बना देंगे। जब इस तरह से जज आएंगे तो वो हर कोई फेवरेबल टू द गवर्नमेंट वो अपना रखेगा कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, मैं मेरी किसी बात से हुकूमत जो है वो नाराज ना हो और उसको ऊपर वहाँ ले जाए। जब तो सुप्रीम कोर्ट की देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत जो है वो सिविल कोर्ट की हो जाएगी, गवर्नमेंट की मुशावरत से ही बनते हैं, वो सिर्फ सिविल कोर्ट की हैसियत हो जाएगी उसकी। करने की बात, हाँ। ये मैं अर्ज कर रहा हूं सर, मैं चंद साहब की तरफ, सर जी 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 सर, मैं अगर आप चंद साहब की तरफ, जी 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 मैं सर आपका बिल्कुल मौक़िफ़ आ गया अहमद अवैस साहब। चंद साहब, आपकी जमात और बिलावल साहब लीड कर रहे हैं आईनी अदालत के हक में कैंपेन को, आजकल सबसे बात कर रहे हैं इस पर, लेकिन ये 300 तकरीबन ऐसे वकला हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला, जो उनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा जज साहिबान से, उन्होंने दरख्वास्त की है कि आईनी अदालत के मामले पर से मुखालफत की जाए और ऐसी किसी अदालत का हिस्सा ना बने। यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अगर आप आईनी अदालत का जो जज होगा उसका पीसीओ जज की हैसियत के अलावा और कोई हैसियत नहीं होगी। सो अब एक अदालत हो जिसकी पहली दफ़ा तो सरबरा भी डायरेक्टली हुकूमत अपॉइंट करे, और इन क्रिटिकल टाइम्स में जो आज मौजूद हैं कि एक बड़ी सियासी जमात का वजूद कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, जिस किस्म के हालात उनके लिए बने और जो फैसले आते रहे। सो और फिर जिस जज को आप मुंतखब करेंगे उस अदालत की क्या हैसियत होगी और उस जज की अपनी क्या साख रह जाएगी? आपने जो सवाल किया है अहमद अवैस साहब की जमात जो है पीटीआई, वो इस बात पे डिबेट तो करे पार्लियामान के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत क्यों है, उसका अल्टरनेट क्या है। इस पे डिबेट क्यों नहीं करते, इस पे बैठ के पॉलिटिकल जमातों से बात क्यों नहीं करते। पॉलिटिकल पीपल पार्टी ने कोई आज का मौकफ तो नहीं है, हमारे तो मैनिफेस्टो में ये बहुत पुरानी चीज है, शहीद मोहतरम बेनजीर भुट्टो इसके ऊपर बोलती रही है, उसके बाद पीपल पार्टी का तो ये मौकफ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे डिबेट, बिल्कुल हम डिबेट ही ओपन कर रहे हैं ना, हम ये कोई ठोस तो नहीं रहे। और किसी एक शख्स के लिए, बिलावल साहब ने बिल्कुल कहा है कि मैं ये तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं करवाना चाहता, ये बड़ा कैटेगरिकली उन्होंने क्लियर की है चीजें, और ना कोई आईन में ऐसी चीजें लाना चाहते हैं जिससे देखिए। लेकिन फ्रीडम ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल एक्टिविज्म में भी कोई फर्क बता दें कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, उसके असबाब इफ्तिखार चौधरी से लेके आज तक क्या हुआ है, उससे पहले भी आज तक हमने तो अदलिया का कभी कोई आइडियल मॉडल नहीं देखा अपनी जिंदगी में। लोगों को किसी आप पीपल को या तबके को रोते ही देखा है, और हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की जो एक कलम बनते देखा है अदलिया को। तो ये पहला मौका है कि कुछ अदलिया ने अंगड़ाई ली है, उस अंगड़ाई का पार्लियामान को फायदा होना चाहिए, अवाम को फायदा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फायदा होना चाहिए। हम तो यही चीज डिबेट करना चाहते हैं कि अवाम के लिए ना अदालतें और पार्लियामान अवाम के लिए। अगर अवाम नहीं आप डिलीवर करते तो अगली दफा अवाम आपको वोट नहीं देते। लेकिन इसी तरह जुडिशरी भी अगर डिलीवर नहीं कर रही तो उसमें रिफॉर्म्स कोई हरफे आखिर तो नहीं है ना, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, रिफॉर्म्स का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। ये देखना होगा चंद साहब कि अब आप इस पे कायल करेंगे या फैसला हो चुका जहां पर ये फैसला होना था। इंप्रेशन तो यही दिया गया कि ये फैसला अब अटल फैसला है और इसी अंदाज में आईनी अदालत बनाई जाएगी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस पे कंसल्टेशंस होंगी। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब, अहमद अवैस एडवोकेट साहब हमारे साथ शामिल थे। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से हम बात नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने आईनी तरामीम या फिर जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं, अदलिया के अंदर जो मामला हैं, इनमें से किसी भी, और आईनी अदालत इस मामले को एड्रेस नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना वो बयानिया आज दोहराया एक बार, उसी का जिक्र किया कि उनकी हुकूमत से उनको किस तरीके से निकाला गया था, मुझे क्यों निकाला था, जो उनका बयानिया था उसी को आज उन्होंने दोहराया। तो इस पर हम डिबेट नहीं कर सके आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।